हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास नाइन्थ NCERT पॉलिटी की सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर पहला अध्याय है। यहां पर हम लोग समकालीन विश्व में लोकतंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, हम लोगों की ये सीरीज UPSC, स्टेट PCS और जितने भी शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम हैं जैसे TGT, PGT या DSSB या BPSC ट्री, इन सभी को कवर करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती? लोगों का संघर्ष, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, उपनिवेशवाद का अंत, लोगों की स्वतंत्रता की चाह। लोगों का संघर्ष, उपनिवेशवाद का अंत और लोगों की स्वतंत्रता की चाह, इनसे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। लेकिन जब कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो ऐसे में उस देश की जो संप्रभुता है वो नष्ट होती है। वहाँ के लोगों के नागरिक जो अधिकार हैं उनका पतन होता है। यदि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है तो लोकतंत्र का पतन हो जाता है और देश में अस्थिरता और गृह युद्ध जैसे हालात क्रिएट होते हैं। तो विदेशी शासन के द्वारा आक्रमण करने से लोकतंत्र का विस्तार नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला गलत है, तो आंसर है आपका बी वाला। सेकंड प्रश्न है, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? राजशाही शासन की वह पद्धति है जो अब समाप्त हो गई है। विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त से अब कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं। आज पहले के किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। आज दुनिया में सैनिक तानाशाह नहीं रह गए हैं। देखिए, वर्तमान समय की बात करें तो 2016 तक दुनिया के लगभग 140 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कायम थी। हालांकि आज भी दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर राजशाही कायम है, जैसे कि सऊदी अरब प्रायद्वीप के सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, भारत का पड़ोसी देश भूटान हो, यहाँ पर राजशाही शासन पद्धति आज भी कायम है। तो राजशाही शासन पद्धति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सेकंड वाला जो कथन है ये आपको सही लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको गहराई से देखेंगे तो ये गलत है। आज भले दुनिया के देशों में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है, लेकिन देशों के बीच में जो लोकतांत्रिक संबंध है वो उतने ज़्यादा नहीं है। आज आप लोग देखते होंगे कई देश जो कि स्वयं में लोकतंत्र हैं और बड़ी ताकत हैं, वो अन्य छोटे देशों का दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अमेरिका। अमेरिका भले एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अमेरिका ने कई छोटे देशों का पतन कर दिया है। जैसे भी हाल में ही आप देखा होगा आपने, वेनेजुएला में हमला करके वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया। ईरान पर हमला कर रहे हैं। तो भले आज दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन देशों के बीच में जो लोकतंत्र है ये नहीं बढ़ा है। आज भी जो बड़े और समृद्ध देश हैं वो छोटे देशों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। सी वाला कथन यहाँ सही है। आज पहले के किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासकों का जो चुनाव है लोगों के द्वारा हो रहा है। तो सी वाला कथन सही है। आज दुनिया में सैनिक तानाशाह नहीं रह गए हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि हमने देखा है अफ्रीका महाद्वीप के कई ऐसे देश हैं वहाँ पर आज भी सैनिक तानाशाह जो है अपनी तानाशाही चला रहे हैं। तो यहाँ पर डी वाला भी गलत है। यहाँ पर केवल सी वाला सही है, तो आंसर है आपका सी वाला। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि अमीर देशों की बातों का ज़्यादा वजन हो, विभिन्न देशों की बात का वजन उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो, देशों को उनकी आबादी के अनुपात में सम्मान मिले, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। आपने अध्याय में पढ़ा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जैसे UN हो, UN सिक्योरिटी काउंसिल हो या विश्व बैंक हो, IMF हो, यहाँ पर कुछ संस्थानों में सबकी वोट वैल्यू समान है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बड़े देश हैं जो कि आर्थिक और सैन्य ताकत में ताकतवर हैं, तो उनका दबदबा इन संस्थानों में बना हुआ है। तो जरूरी है कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र कायम करना है तो दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। ये नहीं है कि अमेरिका की वैल्यू ज़्यादा है, नेपाल की कम है या श्रीलंका की कम है, ये बिल्कुल नहीं। चाहे कोई भी देश हो, सभी को समान व्यवहार से देखा जाए, सभी की वोट वैल्यू समान हो और सभी के निर्णय जो हैं एक जैसे रहने चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित देशों को लोकतंत्र की और उनकी यात्रा से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देश और लोकतंत्र की ओर यात्रा। देखिए, चिले की बात करें तो चिले जो है अलेंदे के शासन के टाइम में लोकतांत्रिक देश था। फिर पिनोशे ने जो यहाँ तख्ता पलट किया है, करीब 17 सालों तक यहाँ पर इन्होंने अपना शासन चलाया है।
उसके बाद जनमत संग्रह कराया है, तो जनमत संग्रह में पिनोशे के शासन को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर इनकी तानाशाही समाप्त हो जाती है। तो चिली में जो है सैनिक तानाशाही की समाप्ति के बाद फिर से लोकतंत्र स्थापित हुआ है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में लंबे समय तक राजशाही रही और नेपाल में राजा ने एक समय जो है पूरा सैन्य ताकत के दम पर पूरे देश पर कब्जा करने का प्रयास किया। फिर यहाँ पर एक बड़ा जन आंदोलन छिड़ा है। उसके बाद राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी है और यहाँ से परमानेंटली राजशाही को समाप्त कर दिया गया, लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया है। तो यहाँ पर बी का होगा चौथा वाला। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में जो है साम्यवादी शासन था, यानी एक दल का शासन था। इसके बाद वहाँ पर मजदूरों ने आंदोलन किया है और वहाँ पर आपने सोलिडैरिटी नाम का एक संगठन बनाया है जिसने बाद में लोकतंत्र की यात्रा तय की है। तो यहाँ पर पोलैंड में क्या हुआ है, एक दल के शासन का अंत हुआ है। घाना की बात करें तो इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी हासिल की थी। इसके बाद यहाँ पर एक प्रधानमंत्री, फिर वो राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने अपने आप को परमानेंटली इस देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। फिर बाद में यहाँ पे तख्ता पलट होता है। फिर कुछ साल के बाद फिर से यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही युग्म होगा वो है ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। तो आंसर है यहाँ पर ए वाला। 5वां प्रश्न है, चिले में सल्वाडोर अलेंदे के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलेंदे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था। 1970 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने का पुरजोर समर्थन किया ताकि विदेशी निवेश बढ़ सके। अमीर वर्ग, जमींदारों और चर्च ने अलेंदे की भूमि सुधार और बच्चों को जो मुफ्त दूध बांटने जैसी जो समाजवादी नीतियां हैं, इनका कड़ा विरोध किया था। आपको यहां बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, सल्वाडोर अलेंदे जो हैं चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और इन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था और इसकी मदद से इन्होंने 1970 में राष्ट्रपति चुनाव जीता था। देखिए, इन्होंने जो है देश में जो भी तांबे की खदान है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया ताकि विदेशी कंपनियां जो है तांबे को देश से बाहर न ले जा सकें। देश के संसाधन देश के लिए बचे रहें, वो केवल उनकी जनता के लिए बने रहें, इसलिए इन्होंने तांबों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये जो है देश की संपदा को, यानी प्राकृतिक संपदा को विदेश भेजने के फेवर में नहीं थे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है गलत हो जाएगा। यानी इन्होंने लिखा है कि ये प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने का पुरजोर समर्थन किया, नहीं, इन्होंने विरोध किया है। इनकी जो समाजवादी नीतियां थी उसका यहाँ पर अमीर वर्ग ने, जमींदारों ने, चर्च ने, यहाँ तक कि अपोजिशन ने जमकर विरोध किया है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी केवल 1 और 3। 6वां प्रश्न है, चिले में हुए सैनिक तख्तापलट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। इस सैन्य बगावत की अगुवाई जनरल अगस्तो पिनोशे कर रहे थे। अमेरिका की सरकार अलेंदे के शासन से बेहद खुश थी, इसलिए उसने तख्तापलट को रोकने के लिए अलेंदे को वित्तीय मदद दी थी। सेना ने राष्ट्रपति भवन ला मोनेदा को घेरकर उस पर बमबारी की, जिसमें रक्षा करते हुए राष्ट्रपति अलेंदे की मृत्यु हो गई। तख्तापलट के बाद जनरल पिनोशे चिले के राष्ट्रपति बने और इन्होंने 17 वर्षों तक शासन किया। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 1970 में अलेंदे ने चुनाव जीता था और यहाँ पर राष्ट्रपति बने थे। अलेंदे की जो नीतियाँ थी समाजवादी नीतियाँ थी, तो इसकी वजह से जो अमीर वर्ग है, चर्च के लोग हैं या अपोजिशन है, वो उसका विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर जो अमेरिकी सरकार है वो भी इनसे खफा थी, क्योंकि पिनोशे ने जो है जो यहाँ की तांबा खदानें थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। और उससे पहले यहाँ पर क्या था, जितने भी तांबा खदानें थी उनसे तांबा निकालने का काम अमेरिका की कंपनियां कर रही थी। तो पिनोशे जो है देश की संपदा को देश से बाहर भेजने के बिल्कुल फेवर में नहीं थे, इसलिए इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया और अमेरिकी कंपनियों को देश से बाहर खदेड़ दिया। इस बात से अमेरिकी सरकार चिड़ी बैठी थी। अमेरिका की सरकार भी चाह रही थी कि अलेंदे के शासन को समाप्त कर दिया जाए। तो अमेरिका की सरकार ने जो भी विरोधी हैं उनका समर्थन किया है, उनको वित्तीय मदद पहुंचाई है। तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्ते पिनोशे के नेतृत्व में यहाँ पर जो है एक सैन्य कार्रवाई होती है, सैन्य तख्तापलट होता है, जिसमें कि राष्ट्रपति भवन ला मोनेदा पर बमबारी की जाती है, जिसमें अलेंदे की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पिनोशे जो है इस देश के सैन्य तख्तापलट करके शासक बन जाते हैं। तो यहाँ पर ए वाला भी सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन बी गलत है, क्योंकि अमेरिका की सरकार अलेंदे के शासन से बेहद खुश नहीं थी बल्कि नाराज थी और इन्होंने जो है जनरल अगस्तो पिनोशे का समर्थन किया है, ना कि अलेंदे का। तो यहाँ पर बी वाला गलत है। तो आंसर है आपका बी वाला। 7वां प्रश्न है,
चिले में सैनिक तानाशाही के दौरान हुए दमन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनरल अल्बर्टो बैसेले, वायुसेना प्रमुख जिन्हें तख्ता पलट का विरोध करने पर मार दिया गया। मिशेल बैसेले, जनरल अल्बर्टो बैसेले की बेटी जो सैन्य शासन के दौरान प्रताड़ित की गई और बाद में चिले की राष्ट्रपति बनी। आपको यहाँ बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब 11 सितंबर 1973 को सैन्य तख्ता पलट हुआ, उस समय अलेंदे के बहुत सारे समर्थक थे, जिनमें कि एक जनरल अल्बर्टो बैसेले भी थे, जो कि वायुसेना के प्रमुख थे, और ये तख्ता पलट का विरोध कर रहे थे। तो इन्हें जेल में डाल दिया गया, प्रताड़ित किया गया, और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी समय जनरल अल्बर्टो बैसेले की बेटी और इनकी पत्नी को भी जेल में डाल के टॉर्चर किया जाता है। हालांकि कैसे भी करके इनकी जो बेटी है मिशेल बैसेले सर्वाइव कर जाती हैं, और आगे जाकर ये जो है देश में जो पिनोशे का शासन के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, और आगे चलकर सन 2006 में ये इस देश की राष्ट्रपति भी बनती हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला युग्म ही सही है। यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही युग्म सही हैं। तो सही आंसर है आपका सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है, चिले में लोकतंत्र की पुनर्बहाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनरल पिनोशे ने अति आत्मविश्वास के कारण वर्ष 1988 में एक जनमत संग्रह कराया था। चिले की जनता ने जनमत संग्रह में पिनोशे के शासन को जारी रखने के पक्ष में भारी मतदान किया। वर्ष 1988 के बाद से चिले में नियमित बहुदलीय चुनाव हो रहे हैं और सेना की राजनीतिक भूमिका समाप्त हो गई है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, करीब 17 वर्षों तक शासन करने के बाद जो पिनोशे हैं, इनको लगा कि क्यों ना चुनाव करवा लिए जाए, और चुनाव के जरिए अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हमारे ऊपर लोकतांत्रिक सरकार होने का ठप्पा लग जाएगा, हमारे ऊपर सैन्य सरकार होने का ठप्पा हट जाएगा और लोकतांत्रिक सरकार का ठप्पा लग जाएगा। तो इसी आत्मविश्वास में आके इन्होंने 1988 में एक जनमत संग्रह कराया है। लेकिन चिले की जनता ने लोकतंत्र के मूल्यों को भूला नहीं है, उन्हें आज भी लोकतंत्र के मूल्य याद हैं। तो उन्होंने सैन्य शासन को सिरे से खारिज कर दिया है, और जब जनता ने इस जनमत संग्रह में इनके शासन को खारिज कर दिया है, इसके कुछ समय के बाद इनकी सरकार गिर गई है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। तो इनके पक्ष में मतदान नहीं किया है, बल्कि इनके अपोजिट में मतदान किया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत है। तीसरा वाला कथन यहाँ सही है कि फिर इनकी सरकार गिर गई है। 1988 के बाद से यहाँ पर फिर नियमित बहुदलीय चुनाव हो रहे हैं, और यहाँ पर सेना की जो भूमिका है शासन में वो समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है। तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 1 और 3। 9वां प्रश्न है, चिले में 1973 के सैनिक तख्ता पलट का नेतृत्व किसने किया था? सल्वाडोर अलेंदे, मिशेल बैसेले, आगस्तो पिनोशे, लेक वालेसा। इसका नेतृत्व जो है आगस्तो पिनोशे ने किया था। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 10वां प्रश्न है, तख्ता पलट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? नियमित अंतराल पर होने वाले लोकतांत्रिक आम चुनाव के माध्यम से सरकार बदलना, संसद के भीतर बहुमत साबित न कर पाने के कारण प्रधानमंत्री का इस्तीफा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी असंवैधानिक कानून को खारिज कर देना, या किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से अचानक और सामान्यतः बल प्रयोग या सैन्य बल के द्वारा उखाड़ फेंकना। देखिए, तख्ता पलट का मतलब होता है किसी भी सरकार को या किसी भी शासन व्यवस्था को गैर कानूनी ढंग से अचानक से, या तो सामान्यतः बल प्रयोग के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा, या अक्सर बल प्रयोग और हिंसा ही होती है, इसके द्वारा इसे उखाड़ फेंक दिया जाता है। इसको तख्ता पलट कहते हैं। तो आंसर है आपका डी वाला। 11वां प्रश्न है, चिले की पॉपुलर यूनिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह जनरल पिनोशे का राजनीतिक दल था, यह पोलैंड के मजदूरों का एक भूमिगत संगठन था, यह सल्वाडोर अलेंडे द्वारा नेतृत्व किया गया एक राजनीतिक गठबंधन था, यह अमेरिकी सरकार द्वारा चिले में लोकतंत्र की बहाली के लिए बनाया गया संगठन था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पॉपुलर यूनिटी है ये सल्वाडोर अलेंदे के नेतृत्व में एक राजनीतिक गठबंधन था, और इसी राजनीतिक गठबंधन के तहत इन्होंने 1970 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 12वां प्रश्न है, जनमत संग्रह की परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल संसद के सदस्यों के बीच किसी कानून पर कराया जाने वाला गुप्त मतदान है। यह सभी मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। यह सेना द्वारा देश के किसी प्रशासनिक नीति को लागू करने के लिए किया जाने वाला सर्वेक्षण है। यह 2 देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है।
तो जनमत संग्रह जो है, जो भी देश के मतदाता हैं उनके सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो यहां पर सही आंसर है बी वाला। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनमत संग्रह की विशेषता नहीं है। जनता सीधे निर्णय देती है। उत्तर सामान्यतः हाँ या ना नहीं में होता है। केवल संसद मतदान करती है। किसी नीति या संविधान पर कराया जा सकता है। देखिए, जनमत संग्रह में जनता सीधे तौर पर इन्वॉल्व होती है, यानी जनता जो सीधे निर्णय देती है। यहाँ पर उत्तर हाँ या ना में होता है, यानी यस या नो, दो ऑप्शन होते हैं, यस या नो, या तो इसके फेवर में या इसके अपोजिट में है। या संसद मतदान नहीं करती बल्कि आम जनता करती है। ये किसी नीति को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर या देश में संविधान निर्माण को लेकर ये कराया जा सकता है। तो यहाँ पर ए, बी और डी विकल्प सही है, सी वाला विकल्प गलत है। तो आंसर है आपका सी वाला। 14वां प्रश्न है, सल्वाडोर अलेंदे द्वारा चिले में शुरू किए गए सुधार कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटने का कार्यक्रम, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम, चिले के तांबा की खदानों का निजीकरण। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सल्वाडोर अलेंदे की जो नीतियां थी वो समाजवादी थी। हालांकि इन्होंने जो है देश की जो संपदा है उसको विदेशी हाथों में जाने से रोका है, उसका राष्ट्रीयकरण किया है। तो इन्होंने जो है चिले की तांबे खदानों का निजीकरण नहीं किया है बल्कि उसका राष्ट्रीयकरण किया है। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही है, डी वाला इनके कार्यक्रमों में शामिल नहीं था। 15वां प्रश्न है, कथन दिया गया है 1973 में चिले के सैन्य तख्तापलट के पीछे स्थानीय सेना के साथ साथ एक बड़ी विदेशी शक्ति का भी परोक्ष हाथ था। कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार अलेंदे की समाजवादी और राष्ट्रीयकरण की जो नीतियां थी इनसे खुश नहीं थी, इसलिए उसने तख्तापलट करने वालों की गुप्त मदद की थी। देखिए, ये बात सही है कि चिले में जो 11 सितंबर 1973 को अलेंदे शासन का तख्तापलट हुआ है, उस तख्तापलट करने में यहाँ की जो सेना के प्रमुख हैं जनरल अगस्तो पुनोसे, इनके साथ साथ जो विदेशी ताकतें थी जैसे कि अमेरिका, ये भी इन्वॉल्व था। तो यहाँ कथन भी सही है, कारण भी यहाँ पर सही है। अमेरिका इन्वॉल्व क्यों था? क्योंकि अमेरिका जो है लंबे समय से यहाँ के जो संसाधन है, तांबे की खदानों से जो यहाँ खनन हो रहा था, वो लंबे समय तक अमेरिका की कंपनियां यहाँ से खनन कर रही थी। जैसे अलेंदे की सरकार आई है, उन्होंने तांबे की खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। तो ऐसे में अमेरिका की कंपनियों को देश से बाहर खदेड़ दिया गया है। तो अमेरिका के जो भी लीडर्स हैं, जो भी वहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं, इस बात से नाराज थे। यही कारण था कि अमेरिका ने यहाँ के जो तख्तापलट करने वाले लोग हैं इनका समर्थन किया, उनको धन भी मुहैया कराया है। तो यहाँ पर कथन और आर दोनों सही है। तो आंसर है आपका ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 16वां प्रश्न है, चिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका विरोध मुख्यतः अलेंदे की नीतियों के कारण हुआ? गरीब वर्ग, भूमिहीन किसान, अमीर वर्ग एवं जमींदार, मजदूर संघ। देखिए, अलेंदे की जो नीतियां थी समाजवादी नीतियां थी, और समाजवादी नीतियों का विरोध अमीर वर्ग और जमींदारों ने किया, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो कमाई थी वो हो नहीं पा रही थी। इसलिए ये लोग जो हैं अलेंदे के अगेंस्ट गए थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 17वां प्रश्न है, ला मोनेदा किससे संबंधित है? पोलैंड की संसद, चिले का राष्ट्रपति भवन, सोवियत संसद, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय। देखिए, ला मोनेदा जो है चिले के राष्ट्रपति भवन को कहा जाता है। तो आंसर है आपका बी वाला। 18वां प्रश्न है, पोलैंड में 1980 के दशक के राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोलैंड पर जारूजेलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था, जो कि एक साम्यवादी दल था। पोलैंड की साम्यवादी सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्ण राजनीतिक और सैन्य समर्थन हासिल था। साम्यवादी व्यवस्था के तहत देश के सभी कारखाने और बड़ी संपत्तियां निजी स्वामित्व में थीं। तो आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन असत्य है, यानी यहाँ पर गलत कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए, पहला वाला सही है। पोलैंड पर जनरल जारूजेलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था, जो कि एक साम्यवादी दल था, और यहाँ पर ये इकलौती पार्टी थी। चूंकि साम्यवादी जो सरकारें थी उन सभी को सोवियत संघ यानी रूस का समर्थन हासिल था। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। साम्यवादी व्यवस्था में जितने भी देश के संसाधन होते हैं उन सब पर राज्य का स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है। वो निजी हाथों में नहीं होते हैं बल्कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर केवल 2 और 3 कथन असत्य हैं। तो आंसर है आपका बी वाला। 19वां प्रश्न है, यहाँ कथन दिया गया है
1980 के पोलैंड में आम नागरिकों को शासक दल के पदाधिकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने या स्वतंत्र राजनीतिक दल बनाने की अनुमति नहीं दी। कारण, साम्यवादी शासन व्यवस्था में राज्य सारी बड़ी संपत्तियों और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है तथा अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रयास करने की कानूनी इजाजत नहीं होती है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, 1980 में पोलैंड में साम्यवादी दल का शासन था। भले साम्यवादी विचारधारा में वो जो दल था वो ये कह रहा था कि हम मजदूरों की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ पर मजदूरों की सुनी नहीं जा रही थी, यहाँ पे मनमानी चल रही थी। तो यहाँ पर साम्यवादी सरकार में ना तो कोई और पार्टी थी, न ही यहाँ पर लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की अनुमति थी, न ही यहाँ पर कोई दल या संगठन बनाने की आज़ादी थी। तो यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर इस व्यवस्था में, इस साम्यवादी व्यवस्था में जितनी संपत्तियाँ होती हैं वो सरकार की होती हैं और अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रयास करने की कानूनी इजाज़त भी नहीं होती है। तो यहाँ पर कारण भी सही है। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों सही हैं। तो आंसर है आपका ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 20वां प्रश्न है, 14 अगस्त 1980 को पोलैंड के गडांस्क शहर में हुई ऐतिहासिक हड़ताल का तात्कालिक कारण क्या था? लेनिन जहाज कारखाना का निजीकरण किया जाना, सोवियत संघ द्वारा पोलैंड पर सैन्य आक्रमण की धमकी देना, एक क्रेन चालक महिला को अवैध और गलत ढंग से नौकरी से निकाला जाना, लेक वालेसा को राजनीतिक बंदी बनाया जाना। देखिए, 14 अगस्त 1980 को जो गडांस्क शहर में जो लेनिन कारखाना था, लेनिन जहाज कारखाना था, यहाँ पे मजदूर ने हड़ताल कर दी है। और हड़ताल का कारण था कि यहाँ पर एक क्रेन चालक महिला कर्मचारी को अवैध तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया था। तो ये सब लोग उसकी बहाली के लिए हड़ताल कर रहे थे। तो यहाँ पर सी वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका सी वाला। 21वां प्रश्न है, पोलैंड के मजदूर आंदोलन और लेक वालेसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेक वालेसा लेनिन जहाज कारखाने का एक पूर्व इलेक्ट्रीशियन था जिसे पूर्व में काम से निकाला गया था। पोलैंड के तत्कालीन कानून के अनुसार गडांस्क हड़ताल पूरी तरह वैध थी क्योंकि वह स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने का अधिकार प्राप्त था। लेक वालेसा बहुत जल्द अपनी नेतृत्व क्षमता की वजह से हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया था। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, लेक वालेसा जो है ये लेनिन जहाज कारखाने का एक पूर्व इलेक्ट्रीशियन था, एक कर्मचारी था जिसको पहले काम से निकाल दिया गया था। तो यहाँ पहला वाला कथन सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पोलैंड में उस समय तत्कालीन साम्यवादी शासन था और साम्यवादी व्यवस्था में सरकार का विरोध करने या कोई भी हड़ताल करने या संघ बनाने की आज़ादी नहीं थी। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। थर्ड वाला सही है। लेक वालेसा जो है इस हड़ताल में दीवार फलांग क्रॉस करके ये हड़ताल में शामिल हो गया है और अपनी नेतृत्व क्षमता की वजह से उनका जल्दी ही लीडर बन गया है। तो यहाँ पर तीसरा वाला सही है। यहाँ पर 1 और 3 सही है। तो आंसर है आपका सी वाला, केवल 1 और 3। 22वां प्रश्न है, गडांस्क आंदोलन के दौरान मजदूरों द्वारा सरकार के समक्ष रखी गई मुख्य मांगों में कौन सी शामिल नहीं थी? पोलैंड को सोवियत संघ का एक स्वायत्त हिस्सा बनाना, स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की अनुमति देना, राजनीतिक बंदियों को रिहा करना, प्रेस पर से सेंसरशिप हटाना। देखिए, गडांस्क आंदोलन के दौरान मजदूरों ने जो सरकार के सामने अपनी डिमांडें रखी हैं उसमें स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की अनुमति की डिमांड थी, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की डिमांड थी, प्रेस पर से सेंसरशिप हटाने की डिमांड थी। तो ये तीनों डिमांडें इसमें शामिल थी। यहाँ पर पोलैंड को सोवियत संघ का एक स्वायत्त हिस्सा बनाना ये डिमांड नहीं थी क्योंकि पोलैंड जो सोवियत संघ के पहले से सोवियत संघ में शामिल था। तो यहाँ पर ए वाला जो है गलत हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, गडांस्क संधि और सॉलिडारिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार और मजदूरों के बीच एक 21 सूत्रीय समझौता हुआ जिसके तहत गडांस्क हड़ताल समाप्त हुई। इस संधि के बाद सोलिडरनोस्क यानी सॉलिडारिटी नामक एक स्वतंत्र मजदूर संगठन का जन्म हुआ है। किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ जिसके सदस्यों की संख्या 1 साल के भीतर लगभग 1 करोड़ पार कर गई। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। जो लेनिन मजदूर कारखाना था उसकी हड़ताल ने एक विकराल रूप ले लिया, एक आंदोलन का रूप ले लिया और सरकार को अंततः झुकना पड़ा। तो ऐसे करके यहाँ पे 21 सूत्रीय समझौता हुआ है, 21 मांगों पर ये समझौता हुआ है और ऐसे करके गडांस्क हड़ताल समाप्त हो गई है। इसके बाद सरकार ने मजदूर संगठन बनाने की अनुमति दे दी है। तो इस हड़ताल के समाप्त होने के बाद सॉलिडारिटी नामक
जो पोलिश भाषा है उसमें सोलिडार्नोस्क नामक एक स्वतंत्र मजदूर संगठन का जन्म भी होता है और लगभग 1 साल के भीतर भीतर इसके सदस्यों की संख्या 1 करोड़ पार कर जाती है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 24वां प्रश्न है, पोलैंड में सॉलिडारिटी संगठन का संबंध किससे था? किसानों के संगठन से, मजदूर संघ आंदोलन से, धार्मिक आंदोलन से, छात्र आंदोलन से? तो सॉलिडारिटी का संबंध जो है ये मजदूर संघ आंदोलन से था। तो आंसर है आपका बी वाला। 25वां प्रश्न है, लेनिन जहाज कारखाना जो पोलैंड के लोकतांत्रिक आंदोलन का केंद्र बना किस शहर में स्थित था? वारसा, गणास्क, क्राकोव, पोजनान? तो ये गणास्क में स्थित था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 26वां प्रश्न है, पोलैंड के साम्यवाद के तहत उद्योगों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी बड़े कारखाने और संपत्तियां अमेरिकी पूंजीपतियों के अधीन थी। कारखानों के मजदूरों को स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने और हड़ताल करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त था। राज्य सारी बड़ी संपत्ति और उद्योगों पर कड़ा नियंत्रण रखता था और वे सरकारी स्वामित्व में थी। बाजार पूरी तरह से मुक्त व्यापार और मांग आपूर्ति के सिद्धांतों पर काम करता था। देखिए, साम्यवादी व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था में वर्ग विहीन समाज की कल्पना की जाती है, यानी कोई अमीर या कोई गरीब नहीं होगा, सब कुछ सरकार की नज़र में समान होंगे। तो इसके लिए जितने भी यहाँ संसाधन होते हैं, संपत्तियां होती हैं, वो सब गवर्नमेंट की होती हैं। तो यहाँ पर राज्य जो है सारी बड़ी संपत्ति और उद्योगों पर कड़ा नियंत्रण रखता है और वे सरकारी स्वामित्व में थी। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 27वां प्रश्न है, पोलैंड के साम्यवाद विरोधी आंदोलन के संदर्भ में सॉलिडारिटी का क्या महत्व है? यह सोवियत संघ द्वारा पोलैंड की सुरक्षा के लिए भेजा गया सैन्य दस्ता था। यह पोलैंड का एकमात्र शासक साम्यवाद समर्थक राजनीतिक दल था। यह किसी भी साम्यवाद शासित देश में निर्मित पहला स्वतंत्र और वैध मजदूर संघ था। यह पोलैंड के राजा द्वारा गठित एक संवैधानिक परिषद थी। देखिए, सॉलिडारिटी जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर एक 21 सूत्री समझौता होता है, उसके बाद जो गणास्क हड़ताल है वो समाप्त हो जाती है और फिर सॉलिडारिटी नामक संगठन अस्तित्व में आता है। तो सॉलिडारिटी जो है ये किसी भी साम्यवाद शासित देश में निर्मित पहला स्वतंत्र और वैध मजदूर संगठन था। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सी वाला। 28वां प्रश्न है, पोलैंड में दिसंबर 1981 में लागू किए गए मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉलिडारिटी की बढ़ती ताकत से घबराकर जनरल जारुजेलेस्की की सरकार ने मार्शल लॉ घोषित किया था। मार्शल लॉ के लागू होते ही सॉलिडारिटी के हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पुनः रोक लगा दी गई। मार्शल लॉ का अर्थ होता है कि देश की चुनी हुई न्यायपालिका सेना के साथ मिलकर साझा शासन चलाती है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, सॉलिडारिटी संगठन बनने के बाद लगातार उसकी सदस्य संख्या बढ़ती गई। साल भर के भीतर 1 करोड़ से ज़्यादा उसके मेंबर हो गए। जब 1 करोड़ मेंबर सॉलिडारिटी के हो गए तो उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट किया है। सरकार का जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा था, सरकार जहाँ भी भ्रष्टाचार कर रही थी, सरकार का जिन जिन संस्थाओं में कुप्रबंधन था, ये सब उजागर होने लगा। इस बात से जो साम्यवादी सरकार थी वो नाराज हो गई और उन्होंने सरकार ने जो घबराकर जनरल जारुजेलेस्की की सरकार है, इन्होंने मार्शल लॉ घोषित कर दिया, सैन्य शासन घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर पहला सही है। मार्शल लॉ लागू होने के बाद जो संगठन है सॉलिडारिटी, इसके हजारों के सदस्यों को जेल में डाल दिया गया है और फिर से अभिव्यक्ति आज़ादी पर रोक लगा दी गई है। मार्शल लॉ का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो सामान्य शासन पद्धति होती है, सामान्य जो प्रशासन होता है वो खत्म हो जाता है। सेना ही यहाँ पर न्याय करती है। ये सेना ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, सारा काम सेना संभालती है। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन जो है गलत है। यहाँ लिखा हुआ है मार्शल लॉ का अर्थ होता है देश की चुनी हुई न्यायपालिका सेना के साथ मिलकर साझा शासन चलाती है, जो कि गलत है। यहाँ पर सेना ही सारा काम करती है, सेना ही प्रशासन संभालती है, सेना ही जुडिशरी संभालती है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है। तो सही आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल 1 और 2। 29वां प्रश्न है, पोलैंड में लोकतंत्र की अंतिम जीत और 1989-90 के घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 1988 में सॉलिडारिटी ने लेक वालेसा की अगुवाई में फिर से देशव्यापी हड़तालें शुरू की। अप्रैल 1989 में हुए समझौते के तहत पोलैंड में स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग मान ली गई। सॉलिडारिटी ने संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट के सभी 100 सीटों पर चुनाव लड़ा है
और सभी सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार बहुदलीय चुनाव होते हैं, जिसमें लेक वालेसा को राष्ट्रपति चुना जाता है। देखिए, जब यहाँ पर लगातार अत्याचार, साम्यवादी शासन का बढ़ गया है, जारोजिल्स्की सरकार का अत्याचार जब बढ़ गया है, तो यहाँ पर लेक वालेसा के नेतृत्व में फिर से सॉलिडारिटी ने देशव्यापी हड़तालें स्टार्ट की हैं। 1988 में हड़तालें स्टार्ट हुई हैं, तो पहला वाला सही है। अंततः साम्यवादी सरकार को इस संगठन के आगे झुकना पड़ा है और 1989 में जो समझौता हुआ है, इस समझौते के तहत पोलैंड में स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग मान ली गई है। सॉलिडारिटी ने संसद का जो ऊपरी सदन है, सीनेट, इसकी सभी 100 सीटों पर चुनाव लड़ा है। हालांकि इसने जो है 100 सीटों में से 99 सीटों को जीता है। एक सीट जो है कोई अन्य पार्टी जीती है, तो यहाँ पर सी वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। इन सभी सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल नहीं की है, केवल 100 में से 99 पर हासिल की है। एक सीट किसी अन्य पार्टी ने जीती है। इसके बाद 1990 में यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होते हैं, जो कि बहुदलीय चुनाव होते हैं, और इनमें लेक वालेसा जीतते हैं और ये बाद में वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत है, तो आंसर है आपका सी वाला। 30वां प्रश्न है, पोलैंड में 1989 के ऐतिहासिक समझौते के बाद संसद के किस सदन के लिए स्वतंत्र चुनाव कराए गए और सॉलिडारिटी को उसमें कितनी सीटें मिली? निचला सदन लोअर हाउस 100 में से 50 सीटें, ऊपरी सदन सीनेट 100 में से 99 सीटें, नेशनल असेंबली 200 में से 199 सीटें, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स काउंसिल 100 में से 99 सीटें। तो यहाँ 1989 की जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है, उसके बाद जो भी चुनाव हुए हैं, ये संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट के लिए हुए हैं, जिसमें से 100 में से 99 सीटें सॉलिडारिटी ने जीती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका बी वाला। 31वां प्रश्न है, राजनीतिक बंदी शब्द का क्या तात्पर्य है? ऐसे अपराधी जिन्होंने संसद या विधानसभा भवनों में चोरी की है या हिंसा की हो, किसी विदेशी देश के राजनयिक जिन्हें जासूसी के आरोप में पकड़ा गया हो, ऐसे सरकारी अधिकारी जो भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद हों, जेल में डाले गए या नजरबंद ऐसे लोग जिनके विचारों और कामकाज को सरकार अपने लिए खतरा मानती है। राजनीतिक बंदी का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो सरकार की आलोचना करते हैं या सरकार को लगता है कि भाई इनसे खतरा है, हो सकता है ये देश में बगावत फैला दें, तो सरकार उनको जेल में डाल देती है या उनके घरों में नजरबंद कर देती है। तो ऐसे व्यक्ति राजनीतिक बंदी कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना ने पोलैंड में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को गति दी? सोवियत संघ की स्थापना, गणास्क हड़ताल, नाटो विस्तार या बर्लिन सम्मेलन? देखिए, पोलैंड में जो लोकतंत्रीकरण की जो प्रक्रिया को गति मिली है, वो गणास्क हड़ताल के बाद मिली है। गणास्क हड़ताल 21 सूत्री मांगों के साथ समाप्त हो गई है और इसके बाद यहाँ पर सॉलिडारिटी नामक संगठन अस्तित्व में आया है। और सॉलिडारिटी संगठन ने धीरे धीरे करके जो अपने प्रयास किए हैं, उन प्रयासों के चलते ही 1989 में यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए गए हैं और 1990 में यहाँ राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। तो यहाँ गणास्क हड़ताल मेन है, इसी के बाद यहाँ पर लोकतंत्र की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 33वां प्रश्न है, चिले के ऑगस्टो पिनोसे शासन और पोलैंड के साम्यवादी शासन की आर्थिक और राजनीतिक तानाशाही में मूल अंतर क्या था? पिनोसे का शासन एक बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन था, जबकि पोलैंड में एक दलीय तानाशाही थी। पिनोसे ने बड़ी संपत्तियों और उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण रखा, जबकि पोलैंड में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था थी। पिनोसे का झुकाव पूंजीपति वर्ग और बड़े जमींदारों के हितों के संरक्षण की तरफ था, जबकि पोलैंड का शासन मजदूर वर्ग के नाम पर साम्यवादी तानाशाही चला रहा था। पोलैंड में सत्ता का स्रोत सेना थी, जबकि चिले में सत्ता का स्रोत एक राजनीतिक दल था। देखिए, चिले के जो अगस्तो पिनोसे का शासन है, जो कि सैन्य तानाशाह है, और पोलैंड का जो साम्यवादी शासन है जारोजिल्स्की के नेतृत्व में, इनकी आर्थिक और राजनीतिक तानाशाही में जो अंतर है वो क्या है? देखिए, पिनोसे ने जो है अलेंदे की सरकार का तख्ता पलट किया है। अलेंदे एक समाजवादी समर्थक थे, समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे, जबकि अगस्तो पिनोसे जो थे ये पूंजीपतियों के फेवर में थे। तो पिनोसे का झुकाव जो था वो पूंजीपति वर्ग और बड़े जमींदारों के हितों के संरक्षण की तरफ था। वहीं पोलैंड के शासन की बात करें तो पोलैंड की जो जारोजिल्स्की सरकार है, जो कि साम्यवादी शासन चला रही थी, तो मजदूर वर्ग के नाम पर साम्यवादी तानाशाही चला रही थी। यहाँ पे कह तो रहे थे कि मजदूर वर्ग का शासन है, लेकिन वास्तव में यहाँ मजदूरों की सुनी नहीं जा रही थी, उन पर अत्याचार हो रहा था। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सी वाला। 34वां प्रश्न है,
लोकतंत्र की कौन सी विशेषता चिली और पोलैंड दोनों के अनुभवों से स्पष्ट होती है? वंशानुगत शासन, सेना का सर्वोच्च नियंत्रण, नागरिक स्वतंत्रताओं का महत्व, एक दलीय व्यवस्था। देखिए, चिले हो या पोलैंड हो, दोनों में एक बात कॉमन है, वो ये है कि नागरिक स्वतंत्रताओं को महत्व देना चाहिए। यानी यहाँ पर जो भी सरकारें नहीं, जैसे चिले की बात करें तो यहाँ अगस्तो पिनोसे का जो सैन्य शासन रहा है, सैन्य शासन के नेतृत्व में जो सरकार स्थापित हुई है, या पोलैंड की जो साम्यवादी सरकार थी, यहाँ पर नागरिक स्वतंत्रता का अभाव था। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अलोकतांत्रिक शासन को प्रदर्शित नहीं करती? शासकों का चुनाव जनता द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं किया जाता है। नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से संगठन बनाने या विरोध करने का मौलिक अधिकार होता है। राजनीतिक विरोधियों और असहमति जताने वालों का बेरहमी से दमन किया जाता है। प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर राज्य द्वारा सेंसरशिप लगा दी जाती है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, कई बार एग्जाम में भी ऐसा हो जाता है कि जल्दबाजी में हम लोग शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर लोकतांत्रिक नहीं लिखा है, या अलोकतांत्रिक शासन की बात हो रही है। यहाँ पर अलोकतांत्रिक शासन की विशेषताएं पूछी गई हैं, ना कि लोकतांत्रिक की। तो अलोकतांत्रिक शासन क्या है कि जहाँ पर शासकों का चुनाव जनता के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं होता है। तो यहाँ पर एक ही विशेषता है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक सरकार की आलोचना नहीं कर सकता है, असहमति नहीं जता सकता है, और अगर ऐसा करता है तो सरकार उसका बेरहमी से दमन करती है। तो ये बात भी सही है। यहाँ पर प्रेस पर सेंसरशिप लगी होती है, यानी यहाँ पर प्रेस पर और विचारों की अभिव्यक्ति करने पर आज़ादी नहीं होती है, सेंसरशिप होती है। तो डी वाला ही सही है। बी वाली जो विशेषता है वो लोकतंत्र की है, ना कि अलोकतांत्रिक सरकार की। तो यहाँ पर बी वाला जो है वो इसकी विशेषता नहीं है। तो आंसर है आपका बी वाला। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। चिले में जनरल आगस्तो पिनोसे द्वारा सैनिक तख्तापलट, पोलैंड में गनास संधि और सॉलिडेरिटी मजदूर संघ का गठन, मिशेल बैसेले का चिले का राष्ट्रपति चुना जाना, पोलैंड में जनरल जारोजेल्स्की द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा। देखिए, चिले में जो सैन्य तख्तापलट हुआ है वो सितंबर 1973 में हुआ है। पोलैंड में जो गनास संधि और सॉलिडेरिटी मजदूर संघ का जो गठन हुआ है वो 1980 में हुआ है। मिशेल बैसेले जो है 2006 में राष्ट्रपति चुनी गई हैं। पोलैंड में जो मार्शल लॉ की घोषणा हुई है वो 1981 में हुई है। तो यहाँ पर आपका सही क्रम है 1, 2, 4, 3। आंसर है आपका बी वाला। 37वां प्रश्न है, मार्शल लॉ का अर्थ है न्यायपालिका की स्वतंत्रता बढ़ाना, संसद का विस्तार, सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका पर नियंत्रण, या स्थानीय स्वशासन। मार्शल लॉ का अर्थ होता है कि सेना के द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका दोनों संभालना या दोनों पर नियंत्रण। तो आंसर है आपका सी वाला। 38वां प्रश्न है, पोलैंड में साम्यवाद के पतन का मुख्य आर्थिक कारण क्या माना जा सकता है? पोलैंड सरकार द्वारा अत्यधिक कर लगाना, सरकार का भारी भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन जिसके कारण अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही थी, देश के सभी उद्योगों का अचानक से निजीकरण कर दिया जाना, सोवियत संघ द्वारा पोलैंड पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाना। देखिए, 1980 के दशक में जो पोलैंड की गवर्नमेंट थी, साम्यवादी जो गवर्नमेंट थी, वो लगातार भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और भारी विदेशी कर्ज के तहत दबती चली जा रही थी। तो इस वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी थी। यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ें हैं, लोगों के खाने पीने का सामान है, उन सब के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो लगातार जनता जो है आक्रोशित हो रही थी, और उस समय ही यहाँ पर मजदूर आंदोलन भी हो गया है। उसके बाद सॉलिडेरिटी बना है। तो ऐसे में लोगों को उनकी बात रखने का मौका मिला है। सॉलिडेरिटी ने अपनी अपनी जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ाई है, वैसे वैसे यहाँ पर लोकतंत्र के लिए भी एक जनमत खड़ा होने लगा है। तो अंततः यहाँ की साम्यवादी सरकार को झुकना पड़ा है, और यहाँ पर लोकतंत्र की प्रक्रिया बहाल हुई है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला, इस सरकार का भारी भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन जिसके कारण अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही थी, और यही यहाँ के साम्यवाद के पतन का मुख्य आर्थिक कारण है। 39वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार की अनिवार्य कसौटियों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल होना आवश्यक है? सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए, नागरिकों को अव्यक्ति संगठन बनाने और विरोध करने की वास्तविक आज़ादी होनी चाहिए, सेना को न्यायपालिका और कार्यपालिका के निर्णयों को बदलने का वीटो अधिकार होना चाहिए। आपको यहाँ पर सही कूट का चयन करना है।
देखिए, लोकतंत्र में सबसे जरूरी है कि लोग जो है अपने नेताओं का चुनाव करें और वही नेता, उनके चुने हुए नेता जो हैं, देश का शासन चलाएं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। लोकतंत्र में सरकार से अपेक्षा की जाती है कि नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार दिए जाएं, जिसमें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार और सरकार की जो गलत नीतियां उनका विरोध करने का अधिकार भी शामिल है। तो इन सबकी आज़ादी मिलनी चाहिए। सेना की बात करें, अगर सेना जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका के फैसलों को बदलने का अधिकार रखती है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे लोकतंत्र है ही नहीं, वहां पर सैन्य तानाशाही चल रही है। लोकतंत्र में सेना जो है हमेशा चुनी हुई सरकार के अंडर में काम करती है, अपनी मनमर्जी नहीं चलाती है, बल्कि चुनी हुई सरकार के अंडर में ये काम करती है। तो यहां पर एक और दो सही है, तो सही आंसर है ए वाला। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र की न्यूनतम आवश्यक शर्त क्या मानी जाती है? आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, कल्याणकारी राज्य। देखिए, लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसमें आपने जाना भी है कि ये जनता का शासन है, जनता द्वारा जनता के लिए, अब्राहम लिंकन वाली जो परिभाषा है। और जनता ही यहाँ पर मान लो सरकार का चुनाव नहीं कर पा रही है तो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं होगा। तो लोकतंत्र की न्यूनतम आवश्यक शर्त है वो है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 41वां प्रश्न है, लोकतंत्र और तानाशाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? दोनों में जनता शासकों को बदल सकती है, तानाशाही में भी नियमित चुनाव अनिवार्य हैं, दोनों में नागरिक स्वतंत्रता समान होती है, लोकतंत्र में जनता शासकों को बदल सकती है। देखिए, यहां पर लोकतंत्र और तानाशाही दोनों की विशेषताएं पूछी गई हैं और सबसे उपयुक्त आंसर यहां पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तानाशाही में शासकों को बदलने की आजादी नहीं होती है, तो यहां पर पहला वाला गलत हो जाएगा। तानाशाही में नियमित चुनाव होंगे ये भी जरूरी नहीं है, भाई तानाशाही तो तानाशाही होती है। तानाशाही के दौर में या सैन्य शासन के दौर में जो नागरिक अधिकार हैं, नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, ये बाधित हो जाती हैं, तो यहाँ सी वाला गलत हो जाएगा। लोकतंत्र की एक सबसे खास बात है कि यहाँ पे जनता जो है चुनाव के जरिए अपने शासकों को बदल सकती है। यह सही आंसर है आपका डी वाला। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है? संसद चुनाव, जनमत संग्रह, मंत्रिमंडल शासन या न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए, जनमत संग्रह जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर नागरिक जो है किसी भी प्रस्ताव पर, कानून पर या फिर कोई भी संवैधानिक संशोधन पर अपनी सीधी राय दे सकते हैं और ये राय हाँ या ना में होती है। तो ये जनमत संग्रह है। अब आप लोगों के मन में आएगा कि संसदीय चुनाव क्यों नहीं है? देखिए, संसद चुनाव जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र का उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पूछा गया, प्रतिनिधि लोकतंत्र का है, यानी एक तरह से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। यहाँ पर जनता क्या करती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि जो है आगे जाकर सरकार चलाते हैं। या जनता सीधे तौर पर पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, बल्कि अपना प्रतिनिधि चुन के पार्टिसिपेट कर रही है, जबकि जनमत संग्रह में जनता जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रही है। मंत्रिमंडल शासन जो है ये संसदीय लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है, जिसमें कि चुनी हुई सरकार के कुछ मंत्री जो है कार्यभार संभालते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन ये अलग है, ये न्यायपालिका की शक्ति है। तो यहां पर हमारा सही वाला आंसर है बी वाला। 43वां प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों तथा जनसत्ता के सिद्धांत के उदय को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना से संबद्ध माना जाता है? अमेरिकी गृह युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या औद्योगिक क्रांति। तो 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है और इसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया है और इसी क्रांति ने आधुनिक लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और जो जनसत्ता यानी कि जो लोगों का शासन है, इसकी अवधारणाओं को विश्व भर में लोकप्रिय बनाया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 44वां प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना के मूल वैचारिक आधार माने जाते हैं? रूसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति। तो ये जो विचार हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो विचार हैं, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकले हैं। तो आंसर है आपका सी वाला। 45वां प्रश्न है, आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत मुख्यतः 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से मानी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो विचार हैं, इनको वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया है।
1789 के बाद फ्रांस में लोकतंत्र बिना किसी बाधा के निरंतर और स्थायी रूप से फलता फूलता रहा है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला वाला सही है क्योंकि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार इसी क्रांति से निकले, ये भी सही है। थर्ड वाला गलत है। देखिए, 1789 के बाद यहाँ पर लोकतंत्र हमेशा जारी नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। भले 1789 की क्रांति हो गई, लोकतंत्र की बहाली का प्रयास किया गया, कुछ समय के बाद फिर से यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता रायशाही के हाथ में आ जाती है, तो यहाँ पे लोकतंत्र आता जाता रहा है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र के विचार सबसे पहले स्टार्ट हुए हैं। इसी वजह से यहाँ के विचार जो पूरी दुनिया में फैले हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल 1 और 2 सही है, तो आंसर है डी वाला, यानी केवल 1 और 2। 46वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोकतांत्रिक क्रमिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को स्वतंत्र घोषित किया और संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। 1787 में अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूरी दी, जिसने शुरुआती दौर में ही महिलाओं और अश्वेतों को समान मतदान का अधिकार दे दिया था। शुरुआती अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अधिकार मुख्य रूप से संपत्ति रखने वाले पुरुषों तक ही सीमित था। आपको बताना है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, यानी यहाँ पर जो 3 कथन हैं इनमें से कितने सही हैं, 1, 2 या 3 कितने सही हैं आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला सही है कि अमेरिका में जो ब्रिटिश उपनिवेश थे, यहाँ के 13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने खुद को ब्रिटिश शासन से आज़ाद घोषित कर दिया और उन्होंने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया है। यहाँ पे 1787 में जो अमेरिका में एक लोकतांत्रिक संविधान को जो मंजूरी मिली है, इस संविधान में मतदान का अधिकार तो था, लेकिन अश्वेतों और महिलाओं को यह अधिकार शुरुआत में नहीं दिया गया था, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो महिलाएं हैं, जिसमें कि श्वेत महिलाएं, ध्यान देना, जो गोरी महिलाएं हैं उनको मतदान का अधिकार 1920 में मिला है। वहीं अश्वेत और अश्वेतों की महिलाओं को मतदान का अधिकार जो है 1965 में जाके मिला है। यानी अमेरिका में पूर्ण रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है 1965 में लागू हुआ है, न कि 1787 में। तो सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। थर्ड वाला सही है। शुरुआत में जो यहाँ पर लोकतांत्रिक संविधान बना था, इसमें वोट डालने का अधिकार मुख्य रूप से जिन पुरुषों के पास संपत्ति थी उनको ही ये दिया गया था, खास करके श्वेत पुरुषों को। देखिए, यहाँ पर केवल 1 और 3, यानी यहाँ पर केवल 2 कथन सही हैं, तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 2। 47वां प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के वैश्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के शुरुआती लोकतंत्रों में सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। वर्ष 1900 तक संपूर्ण विश्व में केवल न्यूजीलैंड ही एकमात्र ऐसा देश था जहां हर वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त था। अधिकांश पश्चिमी देशों में महिलाओं को बहुत लंबे संघर्ष के बाद ही मतदान का अधिकार मिल सका है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए, यहां पर पहला वाला कथन गलत है। 19वीं सदी का मतलब क्या हो गया? 1800, सन 1800 के बाद का समय जो है 19वीं सदी है। सन 1800 से लेकर 1899 तक जो समय है, कालखंड है, इसको 19वीं सदी कहा जाएगा। तो 19वीं सदी में जो है स्टार्टिंग हुई थी लोकतंत्र की, और लोकतंत्र जो है बहुत शुरुआत में सीमित था। वोट डालने का अधिकार केवल उन्हें था जिनके पास संपत्ति थी। तो यहाँ पर केवल पुरुषों को यह अधिकार मिला हुआ था, ना कि सभी वयस्कों को। तो यहाँ पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड वाला सही है। सन 1900 तक, यानी 1893 में न्यूजीलैंड में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे पहले लागू हुआ था। तो सन 1900 तक केवल न्यूजीलैंड ही एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था। तो सेकंड वाला सही है। अधिकांश पश्चिमी देशों में महिलाओं को बहुत लंबे संघर्ष के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में शामिल किया गया है। तो यहाँ थर्ड वाला भी सही है। यहाँ पर 2 और 3 सही हैं, तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 2 और 3। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा को सर्वाधिक उचित रूप से व्यक्त करता है? केवल शिक्षित नागरिक मतदान करें, केवल संपत्ति धारक मतदान करें, सभी वयस्क पुरुषों को मतदान का अधिकार हो, सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या कोई भी भाषा हो या कोई भी आर्थिक या सामाजिक स्तर हो, उन सभी को वोट डालने का अधिकार हो।
इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो आंसर है आपका डी वाला। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों को उनके यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू होने के वर्ष के आधार पर सम्मिलित कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, न्यूजीलैंड में सबसे पहले लागू हुआ है दुनिया में, तो 1893 में लागू हुआ है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में ये 1928 में लागू हुआ है। भारत में जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ है उसी दिन से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू कर दिया गया है। अमेरिका में पूरी तरह से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1965 में लागू हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो आपका आंसर है यहां पर ए वाला। 50वां प्रश्न है, लोकतंत्र के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश सही कालानुक्रमिक क्रम में है? न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, भारत, दक्षिण अफ्रीका। देखिए यहां पर ऑप्शन बहुत सरल है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड आपको पता है कि सबसे पहले पूरी दुनिया में न्यूजीलैंड में ही सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन में न्यूजीलैंड वाला ही केवल एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो है 1893 में, ब्रिटेन में जो है ये कब हुआ है 1928 में, भारत में 1950 में, दक्षिण अफ्रीका में 1994 में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, न्यूजीलैंड। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर ये जो विकल्प दिए गए इन विकल्पों में से आइडेंटिफाई करना है। यहां पर ये जो विकल्प दिए गए इनमें सबसे पहले कब किस में स्थापित हुआ? तो यहां पर ब्रिटेन में बताया मैंने 1928 में। फ्रांस की बात करें, देखिए फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में ये अधिकार जो है 1944 में जाके मिला है। अमेरिका में 1965 में जाके मिला है और न्यूजीलैंड में सबसे पहले 1893 में। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से असत्य कथन का चयन कीजिए। फ्रांस में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वर्ष 1944 में लागू हुआ। जापान ने अपने सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार वर्ष 1950 में भारत के साथ ही दे दिया था। रूस में वयस्क मताधिकार की स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी। अब देखिए यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए पहला वाला सही है, फ्रांस में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1944 में लागू हुआ है। देखिए जापान ने अपने सभी वयस्कों यानी खास करके महिलाओं को जो मतदान का अधिकार है ये भारत के साथ में नहीं दिया है, बल्कि भारत से पहले दिया है, 1945 में दे दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद ही इन्होंने ये अधिकार दे दिया था और 1946 के चुनाव में ये अधिकार महिलाओं को मिल भी गया था। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। रूस में ये अधिकार जो 1917 में मिला है, तो यहां पर केवल सेकंड वाला कथन गलत है। तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 2 असत्य है। 53वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद के अंत और लोकतंत्र के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश जो लंबे समय से यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश थे, दूसरे विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए। आजादी के तत्काल बाद इनमें से अनेक देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया, परंतु कई देशों में यह व्यवस्था लंबे समय तक टिक नहीं सकी। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद जो उपनिवेशवाद था उसका भी अंत हो गया। खास करके जो यूरोप के कंट्रियों ने एशिया अफ्रीका में जो उन देशों पे कब्जा किया था, जहाँ की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी, वहाँ से इन देशों को भागना पड़ा है। जैसे भारत में ब्रिटिश उपनिवेश था, 1947 में ब्रिटिश उपनिवेश से हमें आज़ादी मिली। तो ऐसे करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये देश आज़ाद हुए हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि एशिया अफ्रीका के अधिकांश देश लंबे समय से यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही आज़ाद हुए। देखिए ये बात भी सही है कि आज़ादी के बाद इनमें से अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, लेकिन कई देश ऐसे भी थे जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था लंबे समय तक टिक नहीं सकी। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। 54वां प्रश्न है, घाना का औपनिवेशिक नाम क्या था? रोडेशिया, गोल्ड कोस्ट, बेल्जियन कांगो, नाइजीरिया। देखिए घाना जो है ये पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और ये जो है लंबे समय तक अंग्रेजों का इस पर शासन रहा था। ये लंबे समय तक ये ब्रिटिश उपनिवेश रहा था
और अंग्रेज जो है उस समय इसे गोल्ड कोस्ट कहकर पुकारते थे, क्योंकि इसके तटीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सोना पाया जाता था, इसलिए इसका नाम उस समय गोल्ड कोस्ट था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 55वां प्रश्न है, घाना के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के राजनीतिक संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 1947 में आज़ाद होने वाला पहला अफ्रीकी देश बना जिसने पूरे अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। वामे एनक्रूमा घाना के पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने, जो कि भारत के जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन गलत है। देखिए, 1947 में घाना नहीं बल्कि भारत जो है ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ है। घाना ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी जो है 1957 में हासिल की है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। घाना की आज़ादी के संघर्ष को लीड करने वाले वामे एनक्रूमा जो हैं आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं और बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र भी थे। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है। पूछा गया है कौन सा गलत है, केवल पहला वाला गलत है, तो आंसर है आपका केवल एक। 56वां प्रश्न है, घाना में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के पतन का मुख्य कारण क्या था? वामे एनक्रूमा ने खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया, जिसके कारण 1966 में सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया। सोवियत संघ ने घाना पर आक्रमण करके वहां साम्यवादी सरकार स्थापित कर दी थी। ब्रिटिश सेना ने दोबारा गोल्ड कोस्ट पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। घाना की जनता ने जनमत संग्रह के माध्यम से राजशाही को वापस बुला लिया था। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वामे एनक्रूमा यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम है इसके प्रमुख नेता थे और आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं, फिर राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन ये आज़ादी के जो भी संघर्ष से इन्होंने लोकतंत्र के जो मूल्य सीखे थे उनका पालन नहीं कर पाए हैं। जैसे ये राष्ट्रपति बने हैं तो इन्होंने क्या है, परमानेंटली खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। फिर 1966 में सेना ने इनका तख्ता पलट कर दिया है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में 1992 में बहुदलीय लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई? नेपाल, पाकिस्तान, घाना, म्यांमार। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना 2008 में हुई है। पाकिस्तान 1947 के बाद एक इस्लामिक लोकतांत्रिक देश था। हालांकि 1999 में यहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हुआ है, परवेज मुशर्रफ ने किया है। उसके बाद से ही यहाँ पर हालात जो है हमेशा से ही यहाँ पे डामाडोल रहे हैं, सेना का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो पाकिस्तान तो लोकतंत्र पुनर्स्थापित यहाँ पे नहीं हुआ है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में 1991 में इलेक्शन कराए गए हैं, लेकिन वहाँ पर सेना ने इन इलेक्शन को डिनाई कर दिया है। यहाँ पर भी लोकतंत्र की पुनर्स्थापना नहीं हुई। घाना की बात करें तो घाना में 1992 में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई है और तब से यहाँ पर सफल रूप में लोकतंत्र आज तक स्थापित है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 58वां प्रश्न है, 1989-90 का काल विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन कमजोर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। देखिए, ये वो दौर था जिसमें सोवियत संघ के जो भी शामिल देश थे उनमें लोकतंत्र के लिए संघर्ष स्टार्ट हो गया था, जैसे पोलैंड में। तो इस समय जो है साम्यवादी शासन कमजोर पड़ने लगा था। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 59वां प्रश्न है, 1980 के दशक के बाद और विशेषकर 1990 के दशक में वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के प्रसार में भारी तेजी आने का मुख्य कारण क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सभी देशों में अनिवार्य सैन्य हस्तक्षेप, सोवियत संघ का बिखराव और विघटन, इससे पूर्वी यूरोप के देश स्वतंत्र हुए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अचानक समाप्त हो जाना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा लोकतंत्र को एक अनिवार्य वैश्विक कानून घोषित करना। देखिए, 1980 के दशक के बाद और 1990 के दशक में जो सोवियत संघ है इसका पतन हो जाता है। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है। इसके पतन के बाद 15 नए देश अस्तित्व में आते हैं और इन 15 नए देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर अपनाया है। तो यहाँ पर बी वाला जो है ये सही है। तो आंसर है आपका बी वाला। 60वां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सोवियत संघ का विघटन वर्ष 1955 में हुआ था, जिससे 10 नए देश बने। 1991 में सोवियत संघ के बिखराव से 15 नए स्वतंत्र देश बने, जिनमें से अधिकांश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना। सोवियत संघ के विघटन के बाद पोलैंड पुनः एक साम्यवादी तानाशाही देश बन गया।
ब्रिटेन के बाद बने सभी 15 देशों ने अमेरिकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी सोवियत संघ का बिखराव 1991 में हुआ है और यहाँ पे 15 नए स्वतंत्र देश बने हैं, जिनमें से अधिकांश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया है। तो आंसर है आपका बी वाला। यहाँ पे 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? म्यांमार, लेक वालेसा, पोलैंड, आंग सान सूची, चिले, मिशेल बेसेले, घाना, पिनोसे। देखिए यहाँ पर आंग सान सूची का संबंध म्यांमार से है, लेक वालेसा का संबंध जो है पोलैंड से है, मिशेल बेसेले जो है ये चिले की राष्ट्रपति बनी है 2006 में, घाना से संबंधित व्यक्ति जो है वहां में एनक्रूमा है, पिनोसे का संबंध जो है ये पोलैंड से है, इनका संबंध पोलैंड से है। तो यहां पर आपका सही युग्म जो है वो है सी वाला, तो आंसर है सी। 62वां प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र के उतार चढ़ाव और राजशाही के अंत के घटनाक्रम को क्रमानुसार स्पष्ट करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1990 के दशक में राजा ने अपने अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंपकर संवैधानिक प्रमुख बनना स्वीकार किया। 2005 में राजा ज्ञानेन ने निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करके तख्तापलट कर दिया। 2006 के एक बड़े जन आंदोलन के बाद 2008 में नेपाल पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना और राजशाही हमेशा के लिए खत्म हो गई। आपको यहां बताना है कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 1990 के दशक में नेपाल में एक जन आंदोलन हुआ था, जिसके बाद राजा को अपने अधिकांश अधिकार जो हैं चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंपने पड़े हैं और राजा जो यहाँ पे केवल संवैधानिक प्रमुख बनकर रह गए हैं। सन 2002 के बाद यहाँ पर क्या होता है, जो सरकार होती है चुने हुए प्रतिनिधि सरकार, ये व्यवस्था थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। इसका फायदा उठाकर राजा क्या करता है, सेना की मदद से जो भी सरकारी संस्थान है उन पर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है। तो 2005 तक आते आते राजा ज्ञानेन ने क्या किया, जो निर्वाचित सरकार है इसको बर्खास्त कर दिया है और तख्ता पलट करके पूरी तरह से राजशाही स्थापित कर दी है। इसके बाद यहाँ पर एक व्यापक जन आंदोलन होता है और इस जन आंदोलन के चलते 2006 में राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है और 2008 में नेपाल जो है पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है और यहाँ से राजशाही पूरी तरह से हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाती है। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका सी वाला, यानी 1, 2 और 3। 63वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस वर्ष लागू हुआ, जिसने वहां रंगभेद और औपनिवेशिक प्रभाव के अंत को पूरी तरह चिन्हित किया? 1950, 1965, 1978, 1994। तो इस 1994 में लागू हुआ, तो आंसर है आपका डी वाला। 64वां प्रश्न है, म्यांमार यानी बर्मा के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। म्यांमार वर्ष 1948 में औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ और शुरुआत में इसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। 1962 में एक सैनिक तख्तापलट के माध्यम से वहां लोकतंत्र का अंत कर दिया गया। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। म्यांमार, इसका पुराना नाम बर्मा था, ये 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ था और यहाँ पे आजादी के बाद संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। हालांकि 1962 में जनरल ने विंग के नेतृत्व में यहाँ सैन्य तख्तापलट होता है, जिसके बाद यहाँ पर लोकतंत्र का अंत कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हैं, तो आंसर है यहाँ पर सी वाला। 65वां प्रश्न है, म्यांमार ने वर्ष 1990 में हुए चुनावों और उसके बाद की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन चुनावों में सेना समर्थक दल को भारी बहुमत मिला और नागरिक शासन स्थापित हुआ। आंग सान सूची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते, लेकिन सेना ने परिणाम स्वीकार नहीं किए। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार की सेना का समर्थन करते हुए चुनाव परिणामों को अमान्य घोषित कर दिया था। आंग सान सूची ने देश छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। तो यहाँ पे बताना 1990 में यहाँ पे म्यांमार में जो चुनाव हुए उसके बाद क्या हुआ है। देखिए 1990 में आंग सान सूची की अगुवाई वाली जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है, इसने चुनाव जीते हैं। हालांकि सेना ने चुनाव परिणाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और आंग सान सूची को जेल में डाल दिया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है
बी वाला। 66वां प्रश्न है, कथन दिया गया है, आंग सान सूची को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कारण क्या था? उन्होंने म्यांमार में सैन्य तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र की स्थापना के लिए अहिंसक और लंबा संघर्ष किया था। देखिए, आंग सान सूची ने लंबे समय तक, यानी आज भी, भले वो नज़रबंद हैं, नज़रबंदी में अपने जीवन व्यतीत कर रही हैं, आज भी वो म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना की संघर्ष कर रही हैं। तो उन्होंने एक बहुत लंबा संघर्ष लोकतंत्र की स्थापना के लिए म्यांमार में किया था। तो उनके इन्हीं प्रयासों के लिए उन्हें 1991 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर कथन और कारण ये दोनों सही हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। 67वां प्रश्न है, नेपाल के वर्ष 2006 के जन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? राजा ज्ञानेंद्र के सैन्य तख्तापलट को स्वीकार करना, नेपाल को एक साम्यवाद शासित देश घोषित करवाना, लोकतंत्र की पुनर्बहाली करना और राजा की निरंकुश सत्ता को समाप्त करना, नेपाल का भारत में पूर्ण विलय करना। तो यहाँ पर जो जन आंदोलन हुआ 2006 में, इसका उद्देश्य था लोकतंत्र की पुनर्बहाली करना और राजा की जो निरंकुश सत्ता है इसको समाप्त कर देना। तो आंसर है आपका सी वाला। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे अंत में प्राप्त हुआ? यहाँ पर आपको इन सभी देशों में बताना है कब कब इनमें प्राप्त हुआ है, और फिर इनमें से कंपेयर करके बताना है कि कब से एंड में किस में प्राप्त हुआ है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में 1931 में प्राप्त हुआ है, भारत में 1950 में, अमेरिका में जो है 1965 में प्राप्त हुआ है। वहीं मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में 1957 में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में अमेरिका में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे एंड में प्राप्त हुआ है। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 69वां प्रश्न है, लोकतंत्र की गुणवत्ता का आकलन निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार, कानून का शासन। आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, मीडिया को जो है चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र में, और अगर मीडिया लोकतंत्र में स्वतंत्र नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सरकार की जो भी नीतियां हैं उनकी निष्पक्ष आलोचना नहीं कर पाएगी, सरकार की नीतियों का मूल्यांकन नहीं कर पाएगी। तो मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। इसके अलावा नागरिकों को जो बुनियादी अधिकार हैं, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार, ये अधिकार मिलने चाहिए, और कानून का शासन होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि जो लोग सत्ता में हैं वो निरंकुश हो जाएं, उनके ऊपर कोई कानून लागू ना हो, आम आदमी पे कानून लागू हो, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री है, अगर वो कोई क्राइम कमिट करता है, कोई क्राइम करता है, तो वो भी कानून के तहत सजा पाए, इसे कानून का शासन कहते हैं। तो देश में कानून का शासन होना चाहिए, सभी लोग उस कानून के अंडर में आने चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 70वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र का मूल्यांकन केवल नियमित चुनाव के आयोजन के आधार पर नहीं किया जा सकता। नागरिक स्वतंत्रताएं तथा असहमति व्यक्त करने का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य घटक हैं। प्रत्येक चुनाव आधारित राजनीतिक व्यवस्था स्वभावतः लोकतांत्रिक मानी जाती है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, ये भी एक तरह का ट्रिकी क्वेश्चन है, यहां पर आपको ध्यान से सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं। देखिए, यहां पर पहला वाला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। लोकतंत्र का मूल्यांकन केवल नियमित चुनाव के आयोजन के आधार पर नहीं किया जा सकता है, कि हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ पे लोकतंत्र होगा, ये कहना उचित नहीं हो सकता है। हो सकता है हर 5 साल में चुनाव हो रहे हों, एक ही पार्टी का यहाँ पे वर्चस्व हो और एक ही पार्टी जो है अपनी मनमानी चला रही हो, तो ऐसे चुनाव होने से भी क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट सही है। नागरिक स्वतंत्रताएं तथा असहमति व्यक्त करने का जो अधिकार है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य घटक हैं। सेकंड वाला कथन भी सही है। अब ध्यान देना, प्रत्येक चुनाव आधारित राजनीतिक व्यवस्था स्वभावतः लोकतांत्रिक मानी जाती है। देखिए, इस स्टेटमेंट का खंडन जो है स्टेटमेंट 1 कर रहा है। जैसा कि स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि केवल नियमित चुनाव का आयोजन होना ये लोकतंत्र नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड वाला स्टेटमेंट इसी बात से गलत हो जाता है कि जो प्रत्येक चुनाव आधारित राजनीतिक व्यवस्था है स्वभावतः लोकतांत्रिक नहीं मानी जा सकती है। तो यहाँ थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल 1 और 2 सही है। तो आंसर है ए वाला।
71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बना? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। देखिए, पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग हुआ है। 1956 में पाकिस्तान जो है इस्लामी गणराज्य बना है। हालांकि 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैन्य तख्तापलट किया है यहाँ पर। 2008 में यहाँ पर फिर से लोकतंत्र की बहाली हुई है। नेपाल की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2005 में राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने सैन्य तख्तापलट करके राजशाही स्थापित की है। 2006 में एक व्यापक जन आंदोलन होता है, जिसके बाद राजा को अपना पद छोड़ना पड़ता है, यानी यहाँ पर राजशाही परमानेंटली समाप्त हो जाती है। और 2008 में ये जो है पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हो जाता है। म्यांमार 1948 में औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ है और आज़ाद होने के बाद यहाँ पर लगातार लोकतंत्र के समर्थकों और सैन्य शासन के बीच संघर्ष चल रहा है, जो कि आज तक कायम है। आज भी यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई है। भूटान की बात करें, देखिए सन 2008 में, यानी सन 2008 की अगर हम बात करें भूटान के बारे में, तो भूटान 2008 में एक लोकतांत्रिक देश तो बना है, लेकिन इसने राजशाही को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। यानी भूटान जो है आज भी एक संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ पर राजा जो है देश का प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की बात करें, पहली बार कहाँ पर हुआ पूरी तरह से, वो नेपाल में हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 72वां प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण विश्व का संचालन करने के लिए लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई एक विश्व सरकार मौजूद है। कुछ वैश्विक संस्थाएं या अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियमों और दिशा निर्देशों के माध्यम से वैश्विक व्यवस्था को संचालित करते हैं। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ सही है। देखिए, वर्तमान में दुनिया में कोई भी ऐसी विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई वैश्विक सरकार मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत है। सेकंड वाला सही है कि कुछ वैश्विक संस्थाएं हैं, जैसे कि यूएन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो नियमों और दिशा निर्देशों के माध्यम से वैश्विक व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही है। तो आंसर है आपका बी वाला, केवल दूसरा। 73वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और उसके मूल ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला सही है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भविष्य में कभी कोई दूसरा युद्ध ना हो, यानी विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में नहीं है, बल्कि इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। वाशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। यहाँ पर केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका ए वाला। 74वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महासभा में अमीर देशों को उनके वित्तीय योगदान के अनुपात में अधिक वोट देने का अधिकार है। महासभा में सभी सदस्य देशों को समान मताधिकार अर्थात एक देश एक वोट का अधिकार प्राप्त है। महासभा द्वारा लिए गए सभी निर्णय दुनिया के सभी देशों पर कानूनी रूप से पूरी तरह से बाध्यकारी होते हैं। महासभा का अध्यक्ष हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति ही होता है। देखिए, यहाँ पर UN जनरल असेंबली के बारे में केवल बी वाला स्टेटमेंट सही है कि महासभा में जितने भी सदस्य देश हैं इनको समान मताधिकार अर्थात एक देश एक वोट का अधिकार प्राप्त है। देखिए, महासभा के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, केवल सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, वो बाध्यकारी नहीं है। तो सी वाला गलत हो जाएगा और डी वाला भी गलत है और ए वाला भी गलत है। केवल बी वाला सही है। तो आंसर है बी। 75वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके 5 स्थायी सदस्य देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। देखिए, UN सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य देश होते हैं,
जिनमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो यहाँ पहला वाला सही है। इसके 5 स्थायी सदस्य देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत नहीं है बल्कि चीन शामिल है। तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा। देखिए, भारत जो है लंबे समय से इसमें शामिल होने की मांग कर रहा है, क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो भारत लगातार मांग कर रहा है, लेकिन भारत अभी इसमें शामिल नहीं हो पाया है। यहाँ पर जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही हैं, लेकिन पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो केवल सेकंड वाला गलत है। तो आंसर है आपका सी वाला। 76वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीटो एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है मैं मना करता हूं। सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य देशों को यह वीटो अधिकार प्राप्त है। यदि कोई एक भी स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव के विरोध में वीटो कर दे तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है, भले ही वह अन्य सभी देश उसके पक्ष में हों। आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए, पहला सही है। वीटो एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है मैं मना करता हूं। इसको हिंदी में निषेधाधिकार कहा जाता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य देशों में केवल 5 के पास ये अधिकार है, जो कि स्थायी सदस्य देश हैं, उनके पास वीटो अधिकार है। तो यहाँ सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर इन 5 में से कोई एक देश भी वीटो कर देता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर थर्ड वाला सही है। यहाँ पर केवल 1 और 3 सही है, तो आंसर है आपका ए वाला। 77वां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 24 अक्टूबर, 26 जनवरी, 11 सितंबर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है और इसी दिन इसका चार्टर भी लागू हुआ था। तो इसी दिन 24 अक्टूबर को हर साल जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर है आपका बी वाला। 78वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र महासभा का निर्वाचित अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, विश्व बैंक का अध्यक्ष। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव जो है ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो आंसर है आपका सी वाला। और महासचिव की जो नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में आईएमएफ और विश्व बैंक की रूपरेखा तैयार की गई थी? याल्टा सम्मेलन, ब्रेटन वुड सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन, जिनेवा सम्मेलन। देखिए, जुलाई 1944 में यूएसए के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड नामक स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका आधिकारिक नाम था संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन। इसी सम्मेलन में चर्चा और सहमति के बाद आईएमएफ और विश्व बैंक, इसका विश्व बैंक का स्टार्टिंग का नाम जो था वो आईबीआरटी था, यानी उसका स्टार्टिंग का नाम आईबीआरटी का मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था। बाद में इसका नाम विश्व बैंक हो गया है और इसकी रूपरेखा उस समय तैयार की गई थी और वहीं से इसकी स्थापना मानी जाती है। तो आंसर है आपका बी वाला। 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र और मानवाधिकार परस्पर असंबंधित है। लोकतंत्र में नागरिक अधिकार गौण होते हैं। लोकतंत्र नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। लोकतंत्र में विरोध की अनुमति नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला गलत है। लोकतंत्र में मानवाधिकार होना चाहिए, अगर मानवाधिकार नहीं है तो वो लोकतंत्र ही नहीं है। यहाँ पर चूंकि लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन है, तो यहाँ पर नागरिक अधिकार मैटर करते हैं, तो नागरिक अधिकारों को प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि वो गॉड होते हैं। तो बी वाला गलत है। यहाँ पर डी वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम विरोध कर सकते हैं, अव्यक्ति संगठन बनाने या अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होती है। तो यहाँ सी वाला सही है, लोकतंत्र नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। तो आंसर है आपका सी वाला। 81वां प्रश्न है, आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना और मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 1944 ब्रेटन वुड सम्मेलन, मुख्यालय न्यूयॉर्क। 1945 सैन फ्रांसिस्को, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। 1944 ब्रेटन वुड सम्मेलन, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। 1946 पेरिस सम्मेलन, मुख्यालय लंदन।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो आंसर है आपका सी वाला। 82वां प्रश्न है, आईएमएफ में मतदान की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके अलोकतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है? सदस्य देशों को पूरी तरह से समान मतदान का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक देश की मतदान शक्ति उसके वित्तीय योगदान पर निर्भर करती है। केवल उन देशों को वोट देने का अधिकार है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। विकासशील और गरीब देशों के पास 80% मतदान का अधिकार सुरक्षित है। देखिए, आईएमएफ को अलोकतांत्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मतदान की जो शक्ति है वो वन कंट्री वन वोट वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि जिस देश का जितना वित्तीय योगदान है उतना ही उसका दबदबा है। तो यहाँ पर जो पश्चिमी देश हैं, खास करके यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इनका दबदबा यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को सामूहिक रूप से ब्रेटन वुड ट्विंस या ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मतलब जानते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ, आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और विश्व बैंक, आईएमएफ और विश्व बैंक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आईएमएफ और विश्व बैंक, इनको ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है क्योंकि इनकी स्थापना का निर्णय ब्रेटन वुड सम्मेलन में लिया गया था। तो आंसर है आपका डी वाला। 84वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राय विश्व की संसद कहा जाता है? यूएनएससी, आईएमएफ, यूएनजीए, आईसीजे। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनजीए, इसको विश्व की संसद कहा जाता है। देखिए, यूएनएससी जो है यूएन का ही पार्ट है। आईएमएफ के बारे में आप लोग जानते हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। आईसीजे का मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस। आईसीजे का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के हेग में है। आप लोगों को पता होगा इसका मुख्यालय कहां पर है? आईसीजे का हेग में है, नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय है। तो यहां पर हमारा जो सही वाला आंसर है वो है सी वाला। 85वां प्रश्न है, सोवियत संघ के पतन के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? दुनिया बहुध्रुवी हो गई और विकासशील देशों का प्रभाव बढ़ गया। दुनिया एक ध्रुवी हो गई, जिससे इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व और प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह निष्क्रिय हो गया और उसकी जगह विश्व बैंक ने ले ली। सभी वैश्विक संस्थाओं में वीटो पावर को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। देखिए, जिस समय यूएसएसआर यानी सोवियत संघ अस्तित्व में था तो दुनिया में दो महाशक्तियां थी, एक तो पश्चिम में अमेरिका और इधर पूर्व में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। तो एक बैलेंस बना हुआ था। लेकिन जब से सोवियत संघ का पतन हुआ है तो रूस अकेला पड़ गया है। रूस अब उतना वर्चस्व में नहीं है, उतना शक्तिशाली नहीं है, इसलिए अब अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ गया है। यही कारण है कि दुनिया एक ध्रुवी हो गई है, यानी यूनिपोलर हो गई है। लेकिन जिससे कि इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या यूएनएससी, इनमें अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ा है। तो यहां पर सही आंसर है आपका बी वाला। 86वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कानून वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने वाली शीर्ष वैश्विक संस्था कौन सी है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र दुनिया की सबसे बड़ी और शीर्ष वैश्विक संस्था है और इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देना, वैश्विक सुरक्षा और शांति बनाए रखना, देशों के बीच जो आर्थिक विकास है इसमें सहयोग करना, तो ये सब इसका काम है। तो यहां सही आंसर है सी वाला। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ टाइप संगठन है और यह मानवाधिकारों से संबंधित है। 87वां प्रश्न है, यूएनएससी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का सही समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इसमें 5 कंट्री शामिल हैं अभी। तो यहां पर सही क्रम जो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। तो आंसर है आपका डी वाला। 88वां प्रश्न है, कथन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे आईएमएफ एवं विश्व बैंक की निर्माण प्रक्रिया में सभी सदस्य देशों को समान मतदान शक्ति प्राप्त होती है। कारण,
इन संस्थाओं में मतदान शक्ति का निर्धारण मुख्यतः सदस्य देशों के वित्तीय अंशदान के आधार पर किया जाता है। देखिए, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे IMF, विश्व बैंक, यहाँ निर्णय निर्माण की प्रक्रिया जो है ये सभी सदस्यों को समान नहीं दी गई है, बल्कि जिसका जितना वित्तीय योगदान है उसका यहाँ पर उतना रोल है। तो यहाँ पे अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज, अन्य जो कंट्री हैं जो कि यहाँ पे अच्छा खासा योगदान करती हैं, तो उनका यहाँ पे दबदबा है। तो यहाँ पे सभी को समान मतदानी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। कारण यहाँ पर सही है, क्योंकि इन संस्थाओं में मतदान शक्ति का निर्धारण जो है मुख्यतः वित्तीय अनुदान के आधार पर किया जाता है। चूंकि यहाँ पे ए गलत है लेकिन आर सही है, तो आंसर होगा आपका डी वाला। 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैश्विक संस्थाओं के लोकतांत्रिक होने का प्रमुख कारण क्या माना गया है? सभी देशों को समान वोट मिलना, गरीब देशों का प्रभुत्व, अमीर देशों का प्रभुत्व, महासभा का वर्चस्व। जो भी वैश्विक संस्थाएं हैं उनमें अमीर देशों का बोलबाला है, इसी वजह से वैश्विक संस्थाओं को लोकतांत्रिक माना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 90वां प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक परिवर्तनों को उनके संबंधित देशों के साथ सम्मिलित कीजिए। एकजुट होकर सोलिडेरिटी स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनाना, ये कहाँ बनाई गई? ये पोलैंड में बनाई गई है, इसका तीसरा हो जाएगा। पॉपुलर यूनिटी गठबंधन की समाजवादी नीतियां, इसका संबंध अलेंदे से है, चिले के राष्ट्रपति से है, तो यहां पर इसका चौथा हो जाएगा। आजादी के बाद स्वयं को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करना, ये वामे एनक्रुमा की बात हो रही है, घाना की बात हो रही है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसका लंबा राजनीतिक संघर्ष, ये म्यांमार की बात हो रही है। ये आंग सान सू की जो पार्टी है उसकी बात हो रही है। तो यहां पर सही जो आंसर है वह 3, 4, 1, 2। तो आंसर है आपका यहां पर ए वाला। 91वां प्रश्न है, सैनिक शासन या मार्शल लॉ लागू होने पर देश की व्यवस्था में तात्कालिक रूप से क्या परिवर्तन आता है? संसद को अधिक शक्तियां दे दी जाती हैं और राष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाता है। देश का प्रशासन और न्यायपालिका पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में आ जाती है और नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती हैं। देश में तुरंत बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त होता है। सभी निजी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। देखिए, सैनिक शासन या मार्शल लॉ लागू होने पर देश का जो प्रशासन है और न्यायपालिका जो है ये पूरी तरह से सेना के कंट्रोल में आ जाती है और यहाँ पे नागरिक स्वतंत्रताएं जो हैं वो खत्म या निलंबित कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 92वां प्रश्न है, IMF और वर्ल्ड बैंक के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IMF का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना और भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विश्व बैंक मुख्यतः विकासशील देशों को आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित परियोजनाओं हेतु ऋण प्रदान करता है। IMF और विश्व बैंक का प्रमुख कार्य सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों का निपटारा करना है। आपको बताना है कौन सा सही है। ये बिल्कुल सही है, पहला वाला सही है। IMF का भी प्रमुख उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना है, यानी कि जो भी देश भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहे हैं उनकी मदद करना है ताकि वो उस संकट से निकल सकें। विश्व बैंक का कार्य क्या है? जो विकासशील देश हैं उनको फंड प्रोवाइड करना ताकि वहां पर जो बुनियादी अवसंरचनाएं उनकी स्थापना की जा सके। IMF और वर्ल्ड बैंक का कार्य नहीं है व्यापारिक विवादों को निपटाना। ये व्यापारिक विवादों को निपटाने का काम जो है WTO का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, विश्व व्यापार संगठन का है, ना कि IMF और वर्ल्ड बैंक का। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, तो आंसर है आपका ए वाला, केवल 1 और 2। 93वां प्रश्न है, कथन दिया गया है, विश्व बैंक की शासन व्यवस्था पर अक्सर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की कमी का आरोप लगाया जाता है। कारण क्या है? परंपरागत रूप से विश्व बैंक के अध्यक्ष का चयन एक खुली, प्रतिस्पर्धी और भौगोलिक रूप से संतुलित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इसमें सभी सदस्य देशों को समान प्रभाव प्राप्त होता है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहाँ पर कथन सही है। विश्व बैंक की जो कार्यशैली है उस पर अक्सर प्रश्न उठते हैं कि ये एक तरफा है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है? देखिए, आप लोग जानते हैं कि एक अनौपचारिक और एक पारंपरिक समझौते के तहत जो विश्व बैंक का अध्यक्ष है वो हमेशा एक अमेरिकी नागरिक ही चुना जाता है और इस व्यक्ति का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति नामित करते हैं या अमेरिका की सरकार नामित करती है। तो यहाँ पर कारण जो है ये गलत है, यानी यहाँ पर अध्यक्ष का जो चयन है ये खुली, प्रतिस्पर्धी और भौगोलिक रूप से संतुलित प्रक्रिया के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि अमेरिका की मर्जी से होता है और अमेरिका का व्यक्ति बनता है अध्यक्ष।
यह कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो आंसर है आपका सी वाला, ए सही है किंतु आर गलत है। 94वां प्रश्न है, आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के वैश्विक प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्रमिक विस्तार, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशवाद का अंत, सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का पतन, यूरोपीय साम्राज्यवाद का विस्तार। उपरोक्त में से लोकतंत्रीकरण की प्रमुख ऐतिहासिक लहरों से संबंधित नहीं है। देखिए, लोकतंत्र की 3 प्रमुख लहरें मानी जाती हैं, जिसमें पहली लहर जो है उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्रमिक विस्तार की बात हुई है, तो यहाँ पर पहला सही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उपनिवेशवाद का अंत हुआ है, तो उसके बाद जो कंट्री बने हैं उन्होंने लोकतंत्र अपनाया है। फिर 1990 के दशक में यूएसएसआर का पतन होने के बाद जो 15 नए देश अस्तित्व में आए हैं, इन्होंने अधिकांश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई है। यूरोपीय साम्राज्यवाद का विस्तार ये लोकतंत्र की ऐतिहासिक लहर से संबंधित नहीं है। साम्राज्यवाद का मतलब यह कि लोकतंत्र खत्म करना, तो ये चौथा वाला इसमें शामिल नहीं है, तो यहाँ पर चौथा वाला से संबंधित नहीं है, तो आंसर है आपका बी वाला, केवल चौथा वाला। 95वां प्रश्न है, इराक को ब्रिटिश नियंत्रण या गुलामी से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? 1947, 1932, 1968, 1979। देखिए, इराकी नागरिकों के लंबे संघर्ष और विद्रोहों के बाद ब्रिटेन और इराक के बीच में 1930 में एक ट्रीटी हुई थी, जिसको एंग्लो इराकी ट्रीटी कहा जाता है, और इस संधि के तहत 3 अक्टूबर 1932 को इराक जो है ब्रिटिश नियंत्रण से पूरी तरह से आज़ाद हो गया है और एक स्वतंत्र राजशाही के रूप में यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस का ही सदस्य बना है, तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 96वां प्रश्न है, सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक में किस राजनीतिक दल ने 1968 में तख्ता पलट करके सत्ता स्थापित की थी? अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, पॉपुलर यूनिटी अलायंस, इराकी कम्युनिस्ट फ्रंट। देखिए, 17 जुलाई 1968 को यहाँ पर एक तख्ता पलट होता है, और तख्ता पलट के बाद अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी ने इराक की सत्ता पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। देखिए, सद्दाम हुसैन इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे इस तख्ता पलट का। हालांकि सद्दाम हुसैन उस समय राष्ट्रपति नहीं बनते हैं, उस समय राष्ट्रपति जो बनते हैं वो अहमद हसन अल बक्र राष्ट्रपति बनते हैं। सद्दाम हुसैन जो है 1979 में जाकर फिर राष्ट्रपति बनते हैं, तो यहाँ पर ये अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी थी, तो आंसर है आपका ए वाला। 97वां प्रश्न है, अरबी शब्द बाथ का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? समाजवाद, पुनर्जागरण, सैन्य तानाशाही, जनता का शासन। देखिए, बात शब्द का अर्थ है पुनर्जागरण, तो आंसर है आपका बी वाला। 98वां प्रश्न है, अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी द्वारा इराक में किए गए कुछ प्रगतिशील कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पारंपरिक इस्लामी कानूनों को सख्ती से लागू करवाया, इराक का पूर्ण रूप से सोवियत संघ में विलय कर दिया, इराक में बहुदलीय लोकतंत्री चुनावों की शुरुआत की थी, महिलाओं को अन्य पश्चिम एशियाई देशों की तुलना में अधिक अधिकार दिए, और पारंपरिक इस्लामी कानूनों को हटाया। देखिए, जब बाथ पार्टी ने यहाँ कमान संभाली है तो अपने शुरुआती वर्षों में इन्होंने बहुत सारी अधिकार महिलाओं को दिए हैं, महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया है। इस शुरुआत में इन्होंने कट्टरता वाला रवैया नहीं अपनाया है, तो यहाँ पर महिलाओं को अन्य जो पश्चिमी देश थे उनकी तुलना में उस समय ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए हैं, और पारंपरिक इस्लामी कानूनों को इन्होंने हटा दिया है। लेकिन बाद में ये लोग भी कट्टरपंथी हो गए हैं, तो यहाँ सही आंसर है डी वाला। 99वां प्रश्न है, सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति किस वर्ष बने जिसके बाद उन्होंने अपनी निरंकुश तानाशाही चलाई? 1968, 1979, 2003, 1991। तो ये 1979 में यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो आंसर है यहाँ पर बी वाला। 100वां प्रश्न है, वर्ष 2003 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा इराक पर किए गए सैन्य हमले का मुख्य आधिकारिक बहाना या आरोप क्या था? इराक द्वारा कुवैत पर दोबारा आक्रमण किया जाना, सद्दाम हुसैन द्वारा अमेरिका पर सीधे मिसाइल हमला करना, इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार और जनसंहार के हथियार होने का दावा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इराक पर अनिवार्य सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया जाना। देखिए, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, ब्रिटेन या फ्रांस जैसे देशों ने इराक पर यह आरोप लगाया था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसको WMD कहा जाता है,
WMD या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जनसंहार के हथियार, जिसमें कि रासायनिक, जैविक हथियार हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं, ये सब शामिल होते हैं, जिससे कि बड़े पैमाने पर जन की हानि होती है, जन धन दोनों की हानि होती है। तो उन्होंने आरोप लगाया था और इसी आरोप के आधार पर अमेरिका ने इस पर कार्रवाई की थी। हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 101वां प्रश्न है, भारी समर्थन से लोकतंत्र स्थापित करने की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सबसे सटीक और आलोचनात्मक रूप से उभरता है? किसी भी गैर लोकतांत्रिक देश में भारी सैन्य बल द्वारा लोकतंत्र स्थापित करना पूरी तरह से सफल और न्यायसंगत होता है। इराक के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि भारी शक्तियों द्वारा थोपा गया लोकतंत्र या सैन्य हस्तक्षेप देश में गंभीर राजनीतिक अस्थिरता और संकट को जन्म दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र हमेशा शक्तिशाली देशों को किसी भी कमजोर देश पर हमला करने की खुली छूट देता है। सद्दाम हुसैन स्वयं एक लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नेता थे, जिन्हें अमेरिका ने हटा दिया। देखिए, जब किसी देश पे कोई दूसरा देश लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर आक्रमण करता है तो वहां लोकतंत्र स्थापित नहीं होता है, वहां पे धीरे धीरे करके गृहयुद्ध की स्थिति क्रिएट हो जाती है। देश जो है अराजकता और अस्थिरता के माहौल में चला जाता है। जैसे अगर अफगानिस्तान का भी एग्जाम्पल आप देखें तो अफगानिस्तान में 1980 के दशक में यूएसएसआर ने हस्तक्षेप किया था, उसके बाद वहां पे तालिबान का उदय होता है, फिर अमेरिका भी कूद पड़ा था। तो आज आप अफगानिस्तान का हाल देख रहे होंगे। इराक में भी यही हुआ और ऐसे दुनिया के बहुत सारे देशों के एग्जाम्पल हैं जहां पर इन महाशक्तियों ने, अभी तो फिलहाल अमेरिका करता है हस्तक्षेप, वो हस्तक्षेप किया है। तो जहां जहां पर अमेरिका हस्तक्षेप करता है वहां पर वो अमेरिका जो है अपने पालतुओं को, इसे पेट्स या पपेट्स बोलते हैं, उनको वो बिठा देता है ताकि वो हमेशा अमेरिका के फेवर में बात कहें। तो जब इस तरह के व्यक्ति शासन चलाएंगे तो उनसे लोकतंत्र की उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर बी वाला सही है कि इराक के अनुभव से स्पष्ट होता है कि भारी शक्तियों द्वारा थोपा गया लोकतंत्र या सैन्य हस्तक्षेप देश में गंभीर राजनीतिक अस्थिरता और संकट को जन्म दे सकता है, जैसा कि इराक में हुआ। इराक में गृहयुद्ध क्रिएट हुआ, गृहयुद्ध स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आईसिस जैसे आतंकी संगठन, उनका भी यहाँ पे वर्चस्व रहा, जो कि आपने अक्सर न्यूज में देखा भी होगा। तो यहाँ पर ऐसे कुछ हालात बने। तो आंसर है आपका बी वाला। 102वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लोकतंत्र के फैलाव और उसकी प्रगति को सबसे सटीक रूप से बयां करता है? पिछले 100 वर्षों में लोकतंत्र का फैलाव एक सीधी रेखा में बिना किसी उतार चढ़ाव के समान रूप से हुआ है। दुनिया के स्वतंत्र देशों में से आधे से अधिक में आज लोकतंत्र है, परंतु इसका फैलाव सरल नहीं रहा है और इसने भारी उतार चढ़ाव देखे हैं। साम्यवाद के उदय के बाद से दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो गया है। केवल उन्हीं देशों में लोकतंत्र बच पाया है जो कभी किसी के उपनिवेश नहीं रहे। देखिए, आज जो पूरी ग्लोबल दुनिया है, ग्लोबलाइजेशन जिसको कहा जाता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि आज दुनिया के अधिकांश देशों के पास लोकतंत्र है। हालांकि इन सभी में लोकतंत्र का जो विस्तार है वो एक समान या एक रूप में नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ देश ऐसे थे जो पहले से लोकतांत्रिक थे, वहां पे तानाशाही आई, फिर से लोकतंत्र आया। कुछ देश आजाद होकर लोकतंत्र स्थापित हुए, वहां के जो व्यक्ति थे, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन बाद में जब सत्ता में आए हैं तो उन्होंने फिर परमानेंट अपने आप को तानाशाह घोषित कर दिया है, जैसे कि घाना का एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि दुनिया के आधे से अधिक देशों में जो लोकतंत्र है वो सभी में एक जैसा फैला है, एक रूप में फैला है, ऐसा नहीं है। यहाँ फैलाव सरल नहीं रहा है और इसने भारी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। तो आंसर है आपका बी वाला। 103वां प्रश्न है, 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्षों का मुख्य केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से क्या था? पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक व्यापार के नियम तय करना, सभी देशों में अनिवार्य रूप से साम्यवाद लागू करवाना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना करना, राजनीतिक समानता, नागरिक आजादी, न्याय और सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की प्राप्ति। देखिए, शुरुआती दशकों में 19वीं 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में जब लोकतंत्र का विस्तार हो रहा था तो लोकतंत्र में राजनीतिक समानता, नागरिक आजादी, न्याय और सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के मुद्दे ये सबसे ज्यादा उठाए गए। ये लोकतंत्र के केंद्र बिंदु में थे और बाद में फिर कई देशों ने इनको लागू भी किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। देखिए, इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैं आप सबसे कहते आ रहा हूं कि आप लोग इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूरे यूट्यूब पर इतना ज़्यादा डेप्थ में किसी ने भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट नहीं दिया है।
खास करके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो किसी ने नहीं दी है। अक्सर आप लोग देखते होंगे अधिकांश यूट्यूबर क्या करते हैं, 1 या 2 वीडियो के बाद फिर पेड कोर्स परचेज करने के लिए कहने लगते हैं, जबकि आपके स्टडी विद मयंक चैनल पर ऐसा नहीं है। आपको सारे के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं और मैंने स्टार्टिंग में ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि आपको मेरे वीडियो के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि चूंकि नोट्स मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, नोट्स कोई थर्ड पर्सन क्रिएट करके मुझे देता है, तो नोट्स का चार्ज आपको देना होगा। नोट्स परचेज करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी के कंटेंट के साथ साथ एनसीईआरटी के जो भी सब्जेक्ट हैं उनके चैप्टर के एंड में अभ्यास प्रश्नों की भी विस्तृत श्रृंखला देखने को मिलेगी। इससे आपके समय की बचत होगी और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को तैयार कर पाएंगे। तो आप लोग नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर नोट्स परचेज करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।